नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कि जेड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, और हम बात करेंगे टी स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो पिछले सेशन में हमने देखा गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम शुरू करने वाले हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हम समझें कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। The standard normal distribution, also called the Z distribution, is a special normal distribution where the mean is 0 and the standard deviation is 1. ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके एक्स एक्सिस पे जो स्केल होता है वो जेड स्केल यूज़ करते हैं, उसका मीन होता है 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 1। जबकि गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते थे कि एक्स एक्सिस पे जो भी आपका रैंडम वेरिएबल है वो रहता था, है ना, और y एक्सिस पे हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रहती थी। तो यहाँ भी y एक्सिस पे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, बट x एक्सिस के ऊपर z स्केल होता है। हम जो भी स्केल हमारा होता है रैंडम वेरिएबल का, उसको z स्केल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या फार्मूला है यहाँ राइट में लिखा हुआ है। उसके पहले मैं थोड़ा सा और सेकंड पैरा इसका आपको एक्सप्लेन कर दूँ। Every normal distribution can be converted to standard normal distribution by turning the individual values into Z scores, and this process is called the standardization. तो कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है उसको हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, और जो भी वैल्यूज़ हैं वो Z स्कोर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। अब यहाँ जैसे आप फार्मूला देखेंगे, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। यहाँ पर x जो है वो इंडिविजुअल वैल्यू है, म्यू मीन है, और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो चलिए हम समझते हैं कि कैसे हम इसको z स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा, ये हमारा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें जो रैंडम वेरिएबल है इसका मीन 65 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। तो यदि मैं मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो ये हो जाएगा 75, और मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 85, और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूंगा मीन प्लस, तो ये हो जाएगा 95। इसी प्रकार यहाँ 55, 45 और 35 हो जाएगा। गॉट इट। अब मुझे इसको जेड स्केल में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला है हमारे पास जेड स्केल का, दैट इज एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ओके, तो यदि मैं जेड वैल्यू यहां फाइंड आउट करना चाहता हूं जहां मीन है इसके सामने, तो x मेरा 65 है, म्यू भी 65 है, डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0 ओवर 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां मेरा जो मीन आएगा 0 आएगा। अब मैं इस पॉइंट पे 75 पे चेक करता हूं क्या आएगा वैल्यू। तो यहाँ 75 है x मेरा, मीन 65 है, ये 10 है, तो 10 ओवर 10 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही मैं यहाँ देखूंगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये मेरा जेड स्केल हुआ जिसका मीन ऑलवेज 0 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 1 होगा। तो ये जेड स्केल या जेड स्कोर बोलते हैं, इसमें हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। ठीक है, ये होता है जेड स्केल। तो ये एक स्टैंडर्डाइज हो जाता है, एक स्टैंडर्ड हो जाता है। ये कब उपयोग करते हैं हम लोग? मान लीजिए आपके पास 2-3 वेरिएबल है, एक एज है, एक इनकम है। एज जो है वो 2 डिजिट नंबर है, इनकम जो है वो आपका 5 डिजिट नंबर है, लैक्स में है, 10,000, 5 या 6 डिजिट 10,000 या लैक्स में। तो दोनों
नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग, दोनों के स्केल अलग हैं रेंडम वेरिएबल। एज हमारे 2 डिजिट में ही है और इनकम हमारा 5 और 6 डिजिट में है। अब होगा ये, जब हम कुछ भी एनालिसिस करेंगे तो हाई वैल्यू जो वेरिएबल है वो लो वैल्यू वेरिएबल को डोमिनेट करेगा। तो उस चीज से बचने के लिए हम एक स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हैं हर चीज का, हर स्केल को स्टैंडर्डाइज स्केल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसमें से एक स्टैंडर्डाइज स्केल का तरीका होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जेड स्कोर में कन्वर्ट करना। तो जब जेड स्केल पे चीजें ले आती है तो सब सेम यूनिफॉर्म में हो जाते हैं, सबका मीन 0 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, तो कोई भी किसी को डोमिनेट नहीं करता। इस कारण से हमारा जो एनालिसिस है वो अनबायस्ड होता है और उसमें जो भी एनोमॉलीज होती हैं वे सब रेक्टिफाई हो जाती हैं। तो इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत पड़ती है। आइए आगे देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि जेड स्कोर में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इंडिविजुअल वैल्यूज को और इनका उपयोग क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि द जेड स्कोर टेल अस द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डेटा पॉइंट इज अबव और बिलो द मीन। मीन के ऊपर कितने डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन हैं। ए पॉजिटिव जेड स्कोर इंडिकेट्स द डेटा पॉइंट इज अबव द मीन। पॉजिटिव यदि हमारे पास पॉइंट है तो वो मीन से बड़े हैं और जो नेगेटिव है वो मीन से छोटे हैं, क्योंकि हमारा मीन यहाँ पे 0 होता है। ठीक है। इस जेड स्कोर कैलकुलेट्स प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विद द गिवन वैल्यू इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हर जो जेड स्कोर है वो प्रोबेबिलिटीज उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं विद द गिवन वैल्यू इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा है उन्हीं के हिसाब से। दिस हेल्प्स इन डिटरमाइन द लाइक्लीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग अ वैल्यू और रेंज ऑफ वैल्यूज विद इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। So this helps in determining the likelihood of observing a value or range of values within a distribution. ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई वैल्यू या रेंज ऑफ वैल्यू की संभावनाओं के निरीक्षण को निर्धारित करने में हमारी मदद करती है। तो यहाँ भी हमारा 68, 95, 99.7 वाला रूल अप्लाई होता है। ठीक है, जो हम पिछले सेशन में देख चुके हैं, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अब यहां भी एक उदाहरण के थ्रू हमने इसको समझने की कोशिश करी है। गिवन द जेड स्कोर वी कैन देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी बाय लुकिंग एट जेड टेबल। यदि हमें जेड स्कोर मिल जाता है तो हम जेड टेबल में देख के उसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अ जेड टेबल प्रोवाइड्स क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज for the standard normal random variable being less than or equal to a given z value। तो ये हमें cumulative probability बताती है और लेफ्ट साइड तो हम उस हिसाब से उसको माइनस करके या और भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू हमें जो रिक्वायर्ड रेंज है उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं ये कैसे होता है। So let us understand with an example. Find the probability of SAT scores in your sample exceeding 1380. The mean of our distribution is 1150 and the standard deviation is 150. The Z score tells how many standard deviation away 1380 are from the mean. Mean से कितना standard deviation दूर है ये पता करना है हमें पहले इसमें। अभी अपन probability नहीं पता कर रहे हैं। तो x minus mu over sigma 1380 माइनस 1150, ये 1380 इस वैल्यू के लिए x और मीन हमारा 1150 यहाँ देखिएगा जेड स्केल पे 0 है और हमारा जो एसएटी स्कोर है स्केल है जो रैंडम वेरिएबल उस पर 1150 है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 1.53। तो 1.53 सिग्मा जो है ये उससे दूर है। ठीक है, ये हमें पता चलता है। अब हम बात करें the cumulative probability of Z score at 1.53 or the probability of SAT score being 1380 or less is 93.7%। अब ये 93.7% कहाँ से आया, हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले
ये देखिएगा जेड टेबल, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वैल्यूज रिप्रेजेंट एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द जेड स्कोर। तो हमारा 1 पॉइंट जैसे हम यहाँ देखते हैं इस एग्जाम्पल में, तो 1.53 हमारा जेड स्कोर है। दिख रहा है आपको, हमने पिछले उसमें कैलकुलेट किया था इसको, यहाँ पे 1.53 ये है। अब हम इसको कैसे देखेंगे ये मैं आपको बताता हूँ कि 1.5 प्लस में है, 1.5 ये है और 3 देखना है तो 0 1 2 3 ये वाला कॉलम आएगा, तो 0.93669 है ना। ये हमारा लेफ्ट साइड का एरिया हुआ। लेफ्ट साइड के एरिया से यहाँ मतलब है कि ये जो वैल्यू है, तो इस जेड स्केल पे ये वैल्यू आएगी 1.53, ये वैल्यू आएगी 1.53। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी जो हमारा वैल्यू आ रहा है, दैट इज 0.p वैल्यू 0.93699। यदि हम इसको राउंड ऑफ करें तो 0.937, और यदि हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 93.7% ये हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों के मार्क्स 1380 से कम हैं वो 93.7% है, जिनके मार्क्स किससे 1380 से कम है। हमें ये पता करना है कि किनके मार्क्स 1380 से ज्यादा है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एसएटी स्कोर्स इन योर सैंपल एक्सीडिंग 1380। हमें तो इसकी प्रोबेबिलिटी पता करना है, ये तो हमें लेफ्ट साइड की देता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो 1 में से हम इधर वाली प्रोबेबिलिटी घटा दें तो हमें ये पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां की प्रोबेबिलिटी के लिए 1 माइनस 0.937 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे आप 1.000 और 0.937 माइनस कर रहे हैं इसमें से, तो ये 0.063 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी यहां वालों की। इज इट क्लियर? हाँ, अब यदि हम इसका परसेंटेज देखें तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, 6.3%। तो यहां 6.3% लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स 1380 से ज्यादा है। यदि हम इनको टोटल करें दोनों को तो 100% हो जाता है। तो इस प्रकार से जेड टेबल का यूज करके हम उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जेड स्कोर में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब चीजें कन्वर्ट हो जाती है तो हमारे एक स्टैंडर्ड टेबल है हमारे पास। हम यदि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, खाली स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि हम उसको कैसे कंपेयर, उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। उसके लिए तो फिर वो हमारे को वही है कि हम वो रेंज में लें और फिर उसका एरिया फाइंड आउट करें, तब हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी। जेड टेबल जब तक हम जेड में कन्वर्ट नहीं करेंगे हम जेड टेबल पे वैल्यू देख नहीं सकते। रेंडम वेरिएबल के फॉर्म में यदि वो है तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, देन यू हैव टू कैलकुलेट दिस। अब वो फार्मूला थोड़ा सा टिपिकल होता है, इंटीग्रेशन वगैरह मालूम होना चाहिए उसके लिए हमें, तब हम वो प्रोबेबिलिटी पता कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई है। आगे हमारा नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन और हमारा स्टैंडर्ड जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या डिफरेंस है, या जेड डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या अंतर है, ये हम देखेंगे। देखिए जेड डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो लार्ज वैल्यू के लिए होता है। लार्ज डेटा हमारे पास, लार्ज वैल्यू नहीं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास है, मतलब मोर देन 30 जो है यदि डेटा साइज है तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लेते हैं, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। व्हाट इट।
बट हमारे पास यदि डेटा 30 से कम है, फिर हम क्या करेंगे? तो तब उसके लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन उपयोग किया जाता है, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन. बिफोर अंडरस्टैंडिंग टी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो हाउ एंड व्हाई इट केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड व्हाट प्रॉब्लम डज इट सॉल्व. ये क्यों आया एग्जिस्टेंस में? जब हमारे पास जेड डिस्ट्रीब्यूशन था तो टी डिस्ट्रीब्यूशन की क्या जरूरत है? दोनों. तो इट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये भी एक in a standard normal distribution we are dealing with the population data itself or with a sample data was large enough to capture the population statistics. जब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वो पॉपुलेशन डेटा पे काम करता है या फिर एक बड़े डेटा पे काम करता है. However, the problem arises when we don't have enough resources to work with a large sample. जब हमारे पास सैंपल छोटा है तो वी वॉन्ट टू फाइंड द पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स. तब हम पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स पता करना चाहते हैं कि पॉपुलेशन का मीन किस रेंज में होगा, क्या होगा, ये सब विद ए लिमिटेड सैंपल. बहुत लिमिटेड सैंपल है. और व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें नहीं मालूम, तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक सॉल्यूशन आया हमारे पास जो कि विलियम सिली गॉसेट ने दिया इन 1908 में, जिन्होंने टी डिस्ट्रीब्यूशन डेराइव किया है ना. और इस बात का ध्यान रख के कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टैंडर्डाइज मीन के आधार पे हो. स्टैंडर्डाइज मीन मतलब जीरो हो जिसका मीन है ना, और मल्टीपल स्मॉल सैंपल्स पे हम इस पे काम कर सकें. तो उन्होंने ये पाया कि द डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोड बाय बेल शेप्ड कर्व सिमिलर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट विथ थिकर टेल्स. इसकी टेल्स जो होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, मोटी होती है. टेल मतलब नीचे से उठा हुआ होता है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अपेक्षा ये उठा हुआ होता है. अभी मैं दिखाऊंगा आपको. द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिपेंड अपॉन द स्मॉल साइज, डिग्री ऑफ फ्रीडम. लेजर द सैंपल साइज फ्लैटन द कर्व विल बी. जितना कम सैंपल साइज होगा उतना कर्व फ्लैटन होगा, मतलब नीचे आ जाएगा. उसका जो टिप है ना वो नीचे आ जाएगा. In the context of the T distribution, the degree of freedom are related to the sample size. जो degree of freedom है वो sample size से relate करती है, which represent the number of independent pieces of information available in the sample. The degree of freedom in the T distribution is n-1. अब अपन degree of freedom पे भी चर्चा करेंगे, पर उसके पहले हम इसका एक व्यू देख लें. Z distribution और T distribution में कहाँ डिफरेंस आता है सैंपल साइज को लेके, हम उस बात को पहले डिस्कस करते हैं. यहाँ देखिएगा, ये नॉर्मल एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरिजन दिया है. ब्लू जो कर्व है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, जेड डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बात करें, और जो रेड कर्व है वो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का है. तो यहाँ में डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी सैंपल साइज से एक कम, यदि मेरा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो मेरा सैंपल साइज जो है वो 4 होगा. तो यहाँ आप देखेंगे कि जो टी कर्व है, यहाँ जो इसका टेल है वो थिक है ना, दोनों तरफ. अब जैसे मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाता हूं, मतलब सैंपल साइज बढ़ाता हूं, देखिएगा ओके, ये जो थिकनेस है कम होती जा रही है. अब बिल्कुल ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ता जा रहा है. देखिएगा, मैं इसको 30 करता हूं. 30 में ये ऑलमोस्ट बहुत करीब पहुंच गया, और यदि मैं 30 से साइज बढ़ाता हूं तो अब ये टोटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ट्रीट करने लगता है. मतलब 30 के ऊपर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ट्रीट करता है. गॉट इट? हमने ये देखा कि जैसे ही 30 के करीब हम पहुंचे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बिहेव करने लगा. और यही इसकी खासियत है कि यदि हमारा सैंपल साइज टी डिस्ट्रीब्यूशन में 30 से ज़्यादा है तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ट्रीट करता है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ हम वहीं करेंगे जहाँ सैंपल साइज कम हो. 30 से ज़्यादा भी, इनफाइनाइट तक का भी सैंपल साइज हो तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग कर सकते हैं. बट जेड डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग हम 30 से ज़्यादा सैंपल साइज होगा वहीं करेंगे. ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है. कई बार लोग बोलते हैं सर टी तो 30 के नीचे लगता है. नहीं, ऐसा नहीं है. 30 के नीचे भी लगता है और 30 के ऊपर भी लगता है. ये चीज है. अब एक चीज और है डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम समझते हैं.
देखिएगा, मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर है, आपके पास 5 है, 10 है, 15 है ना, फिर आपके पास फिर 10 है, तो अब जो नेक्स्ट नंबर है वो, यदि इन नंबर का मीन 12 है, मीन मेरे पास 12 है, तो 5, 10, 15, 20, तो ये मेरा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और यहाँ टोटल 5 नंबर हैं। तो जो नेक्स्ट नंबर है, 5th नंबर है, वो क्या हो सकता है? यदि ये आप 4 नंबर मालूम है और मीन आपको मालूम है, तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं ना इजीली। ये फिक्स रहेगा, ये नंबर चेंज नहीं होगा। तो आप इन नंबर में कहीं भी चेंज कर सकते हो। आप मान लो यहां पर आप 4 कर दो, यहां आप 12 कर दो, यहां आप 17 कर दो, यहां आप 6 कर दें। फिर भी आप चाहते हैं कि हमारा मीन 12 ही आना चाहिए, तो आपको इन चारों नंबर के लिए तो फ्रीडम है, आप इन चारों को चेंज कर सकते हो। लास्ट नंबर को चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स ही आएगा, इनके बेसिस पे वो फिक्स आएगा। तो इसकी फ्रीडम जो हमारे पास है, टोटल 5 नंबर, जैसे यहीं हम पहले वाले एग्जांपल में देखें, 5, 10, 15, 20, ये 20 और 20, 40 हो गया। और यहां पर हमें जो मीन चाहिए 12 चाहिए, है ना। तो यहां पर क्या रख सकते हैं हम लोग, क्या नंबर रख सकते हैं? तो यदि हम यहाँ 20 रख दें तो विल गेट द सम 60, एंड 60 डिवाइडेड बाय 5, इट इज 12। सिमिलरली यदि हम इन नंबर को जोड़ें, है ना, ये 23 और 27, 29, 39 हो रहा है ये सब, तो हम क्या रखें कि ये 60 हो जाए, है ना। तो हम यदि यहां 21 रख देते हैं तो ये 60 हो जाएगा, तो इसका भी मीन जो है वो 12 ही आएगा। तो हमारे ये नंबर में डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यू कैन चेंज दिस नंबर, दिस 4 नंबर, बट यू कुड नॉट चेंज दिस लास्ट, यू डोंट हैव ऑप्शन फॉर दिस इज फिक्स। यदि ये नंबर पहले डिसाइड हो चुके तो इनके पास तो फ्रीडम था कि ये क्या डिसाइड, कुछ भी रख सकते थे। हमने जैसे 5 की जगह 4 रख दिया, 10 की जगह 12 रख दिया, 17, पर इसके लिए कोई भी फ्रीडम नहीं है। यहां तो 21 आपको फिक्स रखना ही पड़ेगा यदि ये पहले डिसाइड हो चुके हैं। तो ऐसे ही यहां पर भी ये आपने पहले डिसाइड करना है। इन चारों नंबर के लिए आपके पास फ्रीडम थी। आप यहां पे 10 की जगह 15 भी रख सकते हैं या 20 भी रख सकते हैं। यदि आप 20 रख देंगे तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इसको उसी के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। तो यहां वैल्यू आपको लाना पड़ेगी 10, तभी तो 12 मीन आएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब यही होता है कि हमारे पास कितनी फ्रीडम है सैंपल साइज में, है ना। हाँ, पॉपुलेशन, जब भी हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो वहां डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी भी नहीं होता, सैंपल में होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये बात ध्यान रखिएगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो टी टेस्ट में यूज होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम काई स्क्वायर टेस्ट में यूज होता है, यह रिग्रेशन में यूज होता है ना। हाँ, और इस तरह के कुछ चीज़ों के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। तो ये इन डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर काई स्क्वायर में और टी टेस्ट के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम का उपयोग किया जाता है। रिग्रेशन एनालिसिस में डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया जाता है सैंपल पर काम करने तब, ठीक है। तो ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब। अब एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे एस्टिमेट करें, क्योंकि हमारे पास तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। और जब सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं आप, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। तो यहां भी आप देखेंगे
ये जब सैंपल की बात कर रहे हैं तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ले रहे हैं। अब इससे यदि आप पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है तो वो होगा सिग्मा, मैं यहाँ पी लिख देता हूं पॉपुलेशन के लिए, इज इक्वल टू सिग्मा ओवर रूट एन। ये या तो आप इसको स्टैंडर्ड एरर बोल सकते हैं, है ना। स्टैंडर्ड एरर का जो फार्मूला हमारा था सिग्मा ओवर रूट एन, हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था, ये वो चीज है। तो द सिमिलर टू जेड स्कोर, वाई डिवाइड बाय सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन बाय स्क्वायर रूट एन एंड नॉट एन। क्यों ऐसा करते हैं? द रीजन फॉर डिवाइडिंग इट बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन instead of dividing by n directly is that as the sample size increases, जैसे जैसे sample size बढ़ेगा, the sample standard deviation tends to approach the population standard deviation. जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, सैंपल साइज बढ़ाने के लिए बढ़ाएंगे तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को अप्रोच करेगा। सो इफ वी डायरेक्टली डिवाइड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन बाय n, then it would not underestimate the variability in smaller samples and lead to inaccurate results. And when the sample size increases and we divide it by n, then we overestimate the sample variability, which also leads to inaccurate results. देखिए दो चीजें हैं। यदि हम इसको डायरेक्ट n से डिवाइड करते हैं तो यदि हमारा सैंपल साइज छोटा है तो ये इसको अंडर एस्टिमेट कर देगा, और यदि हमारा सैंपल साइज बड़ा है और हम n से डिवाइड करते हैं तो ये इसको ओवर एस्टिमेट कर देगा, है ना, वेरिएबिलिटी, सैंपल वेरिएबिलिटी को। तो ये जो चीजें हैं ये लीड करेंगी इन एक्यूरेट रिजल्ट्स को, दोनों ही कंडीशन में, इसलिए हम रूट n से डिवाइड करते हैं। हेंस डिवाइडिंग सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन बाय द स्क्वायर रूट ऑफ n in the t distribution helps to adjust for the uncertainty associated with smaller sample sizes, providing more accurate and reliable estimates of populations parameter. इसके लिए एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल करके देखा उन्होंने, और ये चीज समझ में आई कि रूट n लेने से हमें ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, अब टी डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन को भी हम थोड़ा सा समझे। हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, उसको हमने समझने की कोशिश करी, और ये मैंने आपको स्ट्रीम लीड पे भी बता दिया था कि जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते हैं तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अप्रोच करता है। A T distribution is a continuous probability distribution that allows for more variability in the data and provides more accurate results when working with smaller sample size. इसका ये जो यदि इसका आप ये probability density फंक्शन देखें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं, बस इसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं। हमें तो ये समझ में आना चाहिए कि टी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ अप्लाई होगा डेटा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से या डेटा एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और कहाँ नहीं होगा। वो सब चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आगे हम बात करते हैं लाइक द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक अराउंड द मीन। ये भी मीन की दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है। हाउएवर द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट 1, स्टैंडर्ड डेविएशन का इसका 1 नहीं होता है, ये जरूरी नहीं है। इट मे गेट क्लोज टू 1 व्हेन द सैंपल विल बी इंक्रीज। हाँ, क्लोज टू 1 आएगा जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होगा, 30 को अप्रोच करेगा। until then it will have a flatter shape compared to the Z distribution, will also have thicker tails, है ना, क्योंकि thicker tails होंगी तो वो जरूरी नहीं है कि वो वहाँ पे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन जहाँ Z डिस्ट्रीब्यूशन का आ रहा है वहीं इसका है ना, तो थोड़ा सा आसपास होगा उसके। जब हमारा सैंपल साइज 30 के ऊपर हो जाएगा तब ये उसको करने लगता है सिमिलर, मतलब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा तो वेरिएशन होता है। ये 99 सैंपल साइज के ऊपर फिर ये हो जाता है लगभग जेड डिस्ट्रीब्यूशन ही। सिमिलर टू जेड डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन हैज आल्सो प्रोवाइडेड अस द प्रोबेबिलिटी टेबल फॉर मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो बाय कैलकुलेटिंग द टी स्क्वायर यूजिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो इसमें भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पे हम लोग करते हैं उसका कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है ना, उसका भी ध्यान रखा जाता है सैंपल साइज का। जो टी टेबल है उसकी हमें अपर टेल प्रोबेबिलिटी यहाँ मिलती है,
ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये अपर टेल इस साइड की, राइट साइड की, ये लोअर टेल है, ये अपर टेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ मिलती है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप डिटरमाइन करते हो आपका जो भी वैल्यू आया है, आप डिग्री ऑफ फ्रीडम देखोगे और टी स्केल आपका यहाँ टी वैल्यू बताएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो आपका 1.10 आया, तो आप 1.10 सर्च करोगे इसमें, तो आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ मिलेगी 0.15, ओके। ऐसे ही आप जो भी टी वैल्यू आया है उसको यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉम्बिनेशन से ये प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ मिलेगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट वे है। जेड में हमें डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ मिल जाती थी, यहाँ प्रोबेबिलिटी, यहाँ टी वैल्यूज है और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ आपको अपर टेल प्रोबेबिलिटी पी फाइंड आउट होगी। गॉट इट? तो ये टी टेबल के बारे में है कि टी टेबल का निरीक्षण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।